कोर्ट प्रैक्टिस ऑडियो न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज तारीख है 16 सितंबर 2025। पिछले 2 दिनों की यानी 14 और 15 सितंबर की भारत की जो सबसे महत्वपूर्ण कानूनी खबरें हैं, आज उन पर हम गहरी नजर डालेंगे। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स और कानूनी दुनिया से जुड़ी कई अहम अपडेट्स हैं हमारे पास। हाँ, काफी कुछ हुआ है, तो चलिए इन खबरों को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। देखते हैं कि इनमें क्या खास है, क्या मतलब है इनका। बिल्कुल, हमारा मकसद यही है कि इन स्रोतों से मिली जानकारी को आसान भाषा में बिल्कुल साफ साफ तरीके से पेश करें, ताकि जो मुख्य बातें हैं वो आसानी से समझ आ जाएं। तो शुरुआत करते हैं वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 से। इस पर सुप्रीम कोर्ट का एक महत्वपूर्ण अंतरिम आदेश आया है। जी हाँ, 15 सितंबर को। फैसला तो खैर 22 मई को ही सुरक्षित रख लिया गया था। हाँ, तो क्या कहा कोर्ट ने? क्या रोक लगा दी है इस पर? देखिए, पूरी तरह से रोक तो नहीं लगाई है, लेकिन हाँ, कुछ बहुत अहम प्रावधान है जिन पर आंशिक रोक जरूर लगाई है। अच्छा, जैसे? सबसे बड़ी बात यह है कि कोर्ट ने कहा कि जो कार्यकारी अधिकारी हैं, मतलब एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, वो वक्फ भूमि विवादों का फैसला नहीं कर सकते। ओह अच्छा, तो ये अधिकार किसका है? ये अधिकार सिर्फ और सिर्फ न्यायाधिकरणों का है, यानी ट्राइब्यूनल्स का। ये तो शक्तियों के बंटवारे के लिहाज से बड़ा पॉइंट है। बिल्कुल। और एक और चीज, अगर कोई वक्फ भूमि विवादित है और उसे अतिक्रमण बता दिया गया है, तो उसे गैर अधिसूचित करने की प्रक्रिया पर भी रोक लगा दी है। कब तक के लिए? जब तक कि ट्राइब्यूनल खुद उस प्रॉपर्टी के मालिकाना हक पर फैसला नहीं दे देता। यानी एकदम से स्टेटस नहीं बदला जा सकता। सही। और एक और क्लैरिफिकेशन आया है, जो स्मारक ASI यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के तहत संरक्षित है, उन्हें वक्फ घोषित नहीं किया जा सकता। ये भी साफ हो गया। अच्छा, एक बात और थी कि गैर मुसलमान वक्फ नहीं बना सकते। इस प्रावधान पर कोर्ट ने क्या कहा? हाँ, इस पर कोर्ट ने कहा कि पहली नजर में, मतलब प्राइमा फेसी, ये रोक मनमानी नहीं लगती है। और कोर्ट ने एक और दिलचस्प बात नोट की, ये संभावना जताई कि हो सकता है कुछ लोग सिर्फ वक्फ कानून की सुरक्षा पाने के लिए इस्लाम में धर्मांतरण कर लें। अच्छा, लेनदारों से बचने या ऐसी किसी वजह से? जी, कुछ इस तरह की संभावना पर कोर्ट ने ध्यान दिया है। ये आगे चलकर बहस का मुद्दा बन सकता है। सही बात है। चलिए अब बिहार चलते हैं। वहाँ विशेष मतदाता सूची पुनरीक्षण, बिहार SR का मामला भी सुप्रीम कोर्ट में है। जी हाँ, यहाँ भी मामला प्रक्रिया से जुड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को एक तरह से चेतावनी दी है। चेतावनी किस बात की? कोर्ट ने कहा है कि अगर इस पूरी प्रक्रिया में, इस रिवीजन प्रोसेस में कोई भी गड़बड़ी पाई गई, कुछ भी गैर कानूनी मिला, तो फाइनल वोटर लिस्ट छपने के बाद भी पूरी प्रक्रिया रद्द की जा सकती है। अरे, ये तो बड़ी बात है। हाँ, हालांकि कोर्ट ने चुनाव आयोग के अधिकार को भी बरकरार रखा है। फाइनल सुनवाई 7 अक्टूबर को होगी। इसमें आधार कार्ड को लेकर भी कोई आपत्ति थी शायद? जी, एक याचिका में कहा गया था कि आधार को वैलिड ID नहीं मानना चाहिए। उस पर कोर्ट ने क्या कहा? उस पर कोर्ट की टिप्पणी थी कि भाई सिर्फ आधार ही क्यों, छेड़छाड़ तो किसी भी डॉक्यूमेंट से हो सकती है। मतलब किसी एक डॉक्यूमेंट पर फोकस ठीक नहीं। शायद यही आशय था कोर्ट का। ठीक है, अगला मामला है वनतारा का। रिलायंस फाउंडेशन का एनिमल रेस्क्यू सेंटर, यहाँ सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट मिली है। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने SIT मतलब स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की सीलबंद रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है और वनतारा को क्लीन चिट दे दी है। और हाथियों के ट्रांसफर पर? उस पर भी कोर्ट ने कहा कि मंदिरों से हाथियों का वनतारा में स्थानांतरण बिल्कुल वैध है, अगर प्रोसेस सही से फॉलो किया गया है तो। मतलब प्रक्रिया का पालन जरूरी है। बिल्कुल। और कोर्ट ने कुछ अच्छी टिप्पणियां भी की, कहा कि देश में अच्छी चीजों को होने दें। हाँ, और ये भी कि वनतारा कानूनों का सख्ती से पालन कर रहा है और देश का गौरव है। जी, और वनतारा को ये छूट भी दी कि अगर कोई उनके खिलाफ गलत जानकारी फैलाए या मानहानि करे, तो वो कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। ये तो वनतारा के लिए काफी सकारात्मक है। निश्चित रूप से। अच्छा, अब एक अलग तरह का सवाल, क्या राजनीतिक दलों को पॉश एक्ट यानी यौन उत्पीड़न रोकथाम कानून के तहत कार्यस्थल माना जा सकता है? ये एक बहुत अहम सवाल सुप्रीम कोर्ट के सामने आया था। तो कोर्ट ने क्या तय किया? कोर्ट ने ऐसी याचिका खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट केरल हाई कोर्ट के फैसले से सहमत हुआ। केरल हाई कोर्ट का क्या फैसला था? उनका कहना था कि किसी राजनीतिक दल में शामिल होना कोई नौकरी नहीं है, इसलिए पार्टी या उसके ऑफिस को पॉश एक्ट के दायरे में कार्यस्थल नहीं माना जा सकता। यानी ये कानूनी परिभाषा स्पष्ट हो गई। अब बात करते हैं सांसदों और विधायकों पर चल रहे क्रिमिनल केसेस की। इस पर भी अदालतों का रुख सख्त रहा है। हाँ, ये मुद्दा लगातार उठता रहता है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने तो महाराष्ट्र सरकार को फुटकार लगाई है। क्यों? नू दंगों से जुड़े एक मामले में कांग्रेस विधायक के अलग ट्रायल के आदेश को रद्द कर दिया।
क्यों रद्द किया? कोर्ट ने कहा कि प्रोसीजरल सेफगार्ड्स यानी प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, भले ही मामला जल्दी निपटाना हो। फिर से प्रक्रिया पर जोर। बिल्कुल। और एक और मामला है राजस्थान के पूर्व मंत्री महेश जोशी का। PHED घोटाले में उनकी जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने ED को नोटिस जारी किया है। यानी इन मामलों पर नजर बनी हुई है। हाँ, ऐसा लगता है। अब आते हैं पर्सनालिटी राइट्स पर। ऐश्वर्या राय बच्चन के बाद अब अभिषेक बच्चन को भी दिल्ली हाई कोर्ट से राहत मिली है। जी हाँ, ये मामला अब तेजी पकड़ रहा है, खासकर डीप फेक वगैरह के चलते। तो अभिषेक बच्चन के मामले में क्या हुआ? दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि अगर उनकी टीम स्पेसिफिक URLs बताएगी जहां उनके पर्सनालिटी राइट्स का उल्लंघन हो रहा है, तो गूगल को वो लिंक्स हटाने का निर्देश दिया जाएगा। अच्छा, यानी एक्शन लिया जाएगा। हाँ, और करण जौहर ने भी इसी तरह की प्रोटेक्शन के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में अर्जी दी है। लगता है ये अब एक ट्रेंड बन रहा है। बिल्कुल। सेलिब्रिटीज अब अपने नाम, आवाज, इमेज को लेकर ज्यादा सतर्क हो गए हैं और अदालतें भी इसे गंभीरता से ले रही हैं। राजस्थान से एक और अपडेट। 2020 में सरकार गिराने की कथित साजिश वाला मामला बंद हो गया है। जी हाँ, उस मामले में पुलिस ने क्लोजर रिपोर्ट दी थी, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया है। यानी सबूत नहीं मिले। रिपोर्ट के मुताबिक अधिकारियों को रिश्वत या विधायकों की खरीद फरोख्त का कोई ठोस सबूत नहीं मिला, तो सचिन पायलट और दूसरों को इसमें राहत मिल गई है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट के एक जज साहब ने भ्रष्टाचार पर भी कुछ तीखी टिप्पणी की है। हाँ, जस्टिस मिसबाउल हक मिसबाही, जैसा कि स्रोत में बताया गया है, उन्होंने एक सुनवाई के दौरान अपना एक अनुभव साझा किया। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपने कार्यकाल का जिक्र करते हुए कहा कि भाई उनके अनुभव में तो भ्रष्टाचार और राजनीतिक साठगांठ हर राज्य, हर पार्टी में है। ओह, ये तो काफी खुली टिप्पणी है। जी, न्यायपालिका से ऐसी सीधी टिप्पणी कम ही सुनने को मिलती है। एक और कानूनी नुक्ते पर आते हैं। अगर कोई जानलेवा हमला करे लेकिन पीड़ित बच जाए, तो क्या हत्या के प्रयास का आरोप हल्का हो जाता है? नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने ये बिल्कुल साफ कर दिया है। अच्छा। कोर्ट ने कहा है कि पीड़ित का बच जाना ये इस बात का आधार नहीं हो सकता कि हमलावर पर जो हत्या के प्रयास का चार्ज लगा है उसे कम कर दिया जाए। मतलब इरादा और हमले की गंभीरता देखी जाएगी। बिल्कुल, फोकस इरादे और एक्शन पर है, सिर्फ नतीजे पर नहीं। ठीक है। मीडिया से जुड़ा मामला, द वायर के संपादक सिद्धार्थ वरदराजन, उन्हें जो प्रोटेक्शन मिली थी वो जारी है। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें असम में दर्ज एक FIR के मामले में जो अंतरिम संरक्षण मिला हुआ था उसे जारी रखा है। ये FIR BNS की धारा 152 के तहत दर्ज है। यानी फिलहाल उन्हें राहत है। जी। अब एक गंभीर सामाजिक मुद्दे पर आते हैं। यूनिवर्सिटीज में जातिगत भेदभाव, इसे रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ निर्देश दिया है। हाँ, ये बहुत अहम निर्देश है। सुप्रीम कोर्ट ने UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन को कहा है। क्या करने को कहा है? कि वो 2 महीने यानी 8 हफ्ते के अंदर यूनिवर्सिटीज के लिए जाति विरोधी भेदभाव के नियम बनाए और उन्हें फाइनल करें, ताकि कैंपस में भेदभाव रुके। जी, मकसद यही है कि सभी छात्रों के लिए एक सुरक्षित और बराबरी का माहौल बने। व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़ा एक और मामला, जमानत याचिकाएं, इनके निपटारे में देरी पर भी कोर्ट ने कुछ कहा है। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर चिंता जताई है और अब एक टाइम लिमिट तय कर दी है। क्या टाइम लिमिट है? कोर्ट ने कहा है कि जमानत याचिकाओं पर 2 महीने के अंदर फैसला हो जाना चाहिए। इसके लिए उन्होंने संविधान के तहत मिले स्वतंत्रता के अधिकार का हवाला दिया है। ये तो बहुत जरूरी था। अंडर ट्रायल्स के लिए बड़ी राहत हो सकती है। हाँ, उम्मीद तो यही है। पर्यावरण पर भी सुप्रीम कोर्ट की नजर है। हिमालय क्षेत्र की बात हो रही थी। जी, कोर्ट ने पूरे हिमालय क्षेत्र में, खासकर उत्तर भारत में जो बाढ़ और भूस्खलन की घटनाएं बढ़ रही हैं, उन पर गहरी चिंता जताई है। ये सुओ मोटो मामला था शायद। हाँ, कोर्ट ने खुद ही इसका संज्ञान लिया था। अब इस पर 23 सितंबर को आदेश आने की उम्मीद है। देखते हैं क्या निर्देश आते हैं। अच्छा, पुलिस थानों में CCTV कैमरों को लेकर भी कुछ चल रहा है। हाँ, कोर्ट इस बात पर विचार कर रहा है कि क्या पुलिस स्टेशनों में जो CCTV लगे हैं वो ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं। इसका पता लगाने के लिए ऑटोमेटेड कंट्रोल रूम्स बनाए जा सकते हैं, ताकि निगरानी हो सके कि कैमरे बंद तो नहीं कर दिए जाते। बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के अपडेट्स हो गए। अब जरा हाई कोर्ट्स की कुछ खास खबरों पर नजर डालते हैं। आप कुछ अहम बातें बताना चाहेंगी? जी बिल्कुल, कई दिलचस्प फैसले आए हैं। जैसे दिल्ली हाई कोर्ट ने एक मामले में कहा कि अगर बच्चों के माता पिता जीवित हैं, तो पोते पोतियों का दादा की संपत्ति पर कोई सीधा दावा नहीं बनता। अच्छा, ये पारिवारिक संपत्ति से जुड़ा मामला है। हाँ, और पटना हाई कोर्ट ने कहा कि पति सिर्फ मुबारत यानी एक तरह के तलाक के विवादित दावे के आधार पर
पत्नी को सीआरपीसी 125 के तहत मेंटेनेंस देने से मना नहीं कर सकता। ये भी भरण पोषण से जुड़ा अहम फैसला है। जी, और केरल हाईकोर्ट ने एक पुराने 2001 के यौन उत्पीड़न मामले में पूर्व मंत्री ए नीलालोहितदासन नादर को बरी कर दिया है। अच्छा, इतने पुराने मामले में और कोई मानवीय पहलू वाला केस? दिल्ली हाईकोर्ट ने हत्या के एक दोषी की पैरोल 4 हफ्ते बढ़ा दी। वजह, ताकि वो बाढ़ से खराब हुए अपने खेत को बचा सके। और ये तो काफी मानवीय आधार पर लिया गया फैसला लगता है। हाँ, और तकनीक की बात करें तो केरल हाईकोर्ट 6 अक्टूबर से वकीलों और वादियों से बातचीत के लिए व्हाट्सएप इस्तेमाल करेगा। व्हाट्सएप अदालती काम में? जी, ये एक नया प्रयोग है संचार को आसान बनाने के लिए। देखते हैं ये कितना कारगर होता है। अच्छा, कोलिजियम की सिफारिशें और नियुक्तियों पर भी कुछ अपडेट्स हैं? हाँ, सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम ने हिमाचल प्रदेश एचसी के लिए 2 वकीलों और कर्नाटक एचसी के लिए 3 न्यायिक अधिकारियों के नाम जज बनाने के लिए रिकमेंड किए हैं। और मद्रास एचसी के 2 एडिशनल जजों को परमानेंट करने की सिफारिश भी है, और केंद्र सरकार ने मद्रास एचसी के जस्टिस एम सुंदर को मणिपुर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त किया है। यानी नियुक्तियों की प्रक्रिया चल रही है। जी, ये एक सतत प्रक्रिया है। अब बात करते हैं लोक अदालतों की। 14 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत थी, कैसी रही? काफी सफल रही है आंकड़ों के हिसाब से तो। नालसा का कहना है कि देश भर में 2.42 करोड़ से ज्यादा मामले निपटाए गए। 2 करोड़ 42 लाख, ये तो बहुत बड़ी संख्या है। जी हाँ, अलग अलग राज्यों से भी लाखों केस निपटने की खबर है। जैसे पंचकुला में 18,000, पंजाब और हरियाणा एचसी में ही 143 मामले निपटे, जिनमें करोड़ों का मुआवजा दिया गया। वाह, ये तो अदालतों का बोझ कम करने में बहुत मददगार है। बिल्कुल, खासकर छोटे मोटे विवादों के लिए एडीआर यानी वैकल्पिक विवाद समाधान का ये बहुत अच्छा उदाहरण है। सही कहा। आखिर में कोई और छोटी मोटी लेकिन जरूरी खबर? 2 अपडेट्स हैं। एक तो गुजरात में नाबालिग की हिरासत में टॉर्चर के आरोप वाली याचिका पर एससी ने सीधे सुनवाई से मना कर दिया। कहा पहले हाई कोर्ट चाहिए, यानी प्रक्रिया का पालन करें। जी, और दूसरा, देश के बाहर ओमान ने नेशनल आईडी और ड्राइविंग लाइसेंस के डिजिटल वर्जन को कानूनी मान्यता दे दी है। डिजिटलीकरण की तरफ एक और कदम। हाँ, तो ये थी पिछले 2 दिनों की कुछ मुख्य कानूनी सुर्खियां जिनका हमने जायजा लिया। काफी कुछ हुआ है। प्रक्रियात्मक निष्पक्षता, संवैधानिक अधिकार, सामाजिक मुद्दे, तकनीक का इस्तेमाल। बिल्कुल। वक्फ एक्ट और बिहार एसआईजेस जैसे जटिल मामलों पर अदालती कार्रवाई जारी है। वनतारा जैसे मामलों में प्रक्रिया के पालन पर जोर दिया गया है। पॉश एक्ट हो या पर्सनालिटी राइट्स, ये दिखाते हैं कि कानून को समाज और तकनीक के साथ कदम मिलाना पड़ रहा है। हाँ, और लोक अदालतों की सफलता भी ध्यान देने लायक है। इन सब के बीच एक सवाल मेरे मन में आ रहा है। जी, पूछिए। अदालतें प्रक्रिया और समय सीमा पर इतना फोकस कर रही हैं, जैसे जमानत के लिए 2 महीने की लिमिट, ये जरूरी भी है शायद, पर क्या इससे कभी न्याय की गुणवत्ता पर असर पड़ने का खतरा रहता है? मतलब जल्दबाजी में कहीं कुछ छूट ना जाए, या फिर यही तरीका है सिस्टम को जवाबदेह बनाने का? ये एक बहुत ही अहम सवाल है और इसका कोई आसान जवाब नहीं है। प्रक्रिया न्याय तक पहुंचने का रास्ता है, लेकिन रास्ता ही अगर बहुत लंबा या बहुत छोटा हो जाए तो मंजिल पर असर पड़ सकता है। शायद अदालतें इसी संतुलन को साधने की कोशिश कर रही हैं, ताकि न्याय हो भी और सही तरीके से सही समय पर होता हुआ दिखे भी। ये संतुलन साधना ही शायद सबसे बड़ी चुनौती है। बिल्कुल। इसी विचार के साथ आज के कोर्ट प्रैक्टिस ऑडियो न्यूज में बस इतना ही। हमें सुनने के लिए धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे कुछ और महत्वपूर्ण कानूनी विश्लेषण के साथ। नमस्कार।